जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्टर्ड एक्ट 1813। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं चार्टर्ड एक्ट 1813। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्टर एक्ट में जो पहला एस्पेक्ट आता है वो है ट्रेड मोनोपोली। पहले हम ट्रेड मोनोपोली को समझेंगे, पिट्स में क्या था, उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या हुआ। तो 1600 में क्या हुआ था वो तो हम पहले वीडियो में देख लिए थे। क्वीन एलिजाबेथ उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए मोनोपोली दे दिया था। मोनोपोली मतलब इंडिया के अंदर सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बिजनेस कर पाएगा, कोई और ब्रिटिश कंपनी नहीं कर पाएगा। ये 1600 में दे चुका था। उसके बाद ये पिट्स इंडिया एक्ट तक कंटिन्यू हुआ और ये चार्टर एक्ट 1813 आते आते क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मतलब अब से चार्टर एक्ट 1813 आने के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर सिर्फ टी ट्रेड मतलब चाय का जो बिजनेस है वही कर पाएगा और ट्रेड विद चाइना मतलब चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको कर पाएगा। बाकी सारे ट्रेड के ऊपर से उनका जो मोनोपोली था वो छीन लिया गया। मतलब ब्रिटिश से कोई और भी कंपनी अगर चाहे वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर सकता है। चार्टर्ड एक्ट 1813 ये परमिशन दे दिया था। अच्छा, ये जो मोनोपोली इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीना गया और उसको बस ये चाय का ट्रेड मतलब फ्री ट्रेड और ट्रेड विद चाइना के साथ ही सिर्फ ये रह गया था। इसके पीछे कुछ कारण था। वो कारण क्या क्या था? पहला कारण ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन यूरोप इन 1740 से 1740 से यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है कोई भी चीज़ का, मतलब कपड़ा मान लीजिए, कोई और प्रोडक्ट मान लीजिए, खाने का प्रोडक्ट, और हर तरीके से हर तरह के प्रोडक्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चर होना चालू हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था यूरोप के अंदर। तो जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया तो 1812 आते आते 1812 आते आते ब्रिटेन यूरोप के अंदर एक लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन बन गया था, यूरोप और वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और यूरोप के अंदर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो अगर फैक्ट्री बढ़ने लगा उसका मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है, जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी बढ़ने लगा। तो अब जब एक देश के पास बहुत सारे प्रोडक्ट बन गया है तो उसको बेचने के लिए उनको जगह भी चाहिए। ठीक है, तो अब दिक्कत कहाँ पे आया? अब दिक्कत यहाँ पे आया ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, बहुत सारे फैक्ट्रीज लग गए, मतलब कारखाने लग गए और बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने लगा। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए आपको जगह भी चाहिए, मतलब देश चाहिए, जगह चाहिए जहाँ पे वो प्रोडक्ट को आप बेच पाओ और उससे आप मुनाफा कमाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे आया, उस टाइम नेपोलियन ने एक दिक्कत खड़ा कर दिया ब्रिटेन के लिए। क्योंकि उस टाइम यूरोप में ये नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन एक फ्रेंच इंसान थे, फ्रेंच से शुरू करके आधा यूरोप जीत लिए थे। ठीक है, मतलब ब्रिटेन को छोड़ के बाकी ये जो मैप में हम देख पा रहे हैं ना, ये सारे एरिया नेपोलियन के अंडर चला गया था। ठीक है, नेपोलियन के अंडर चला गया था। ये कुछ तो नेपोलियन का डायरेक्ट कंट्रोल था और कुछ नेपोलियन के शासन के अंडर थे कुछ जगह। ठीक है, तो अगर हम मैप में देखें, ये था फ्रेंच एम्परर जो नेपोलियन के डायरेक्ट कंट्रोल में था। ठीक है, बाकी जो भी कंट्री हम अलग अलग कलर पे देख रहे थे, कोई तो कंट्रीज हर एक नेपोलियन के साथ जंग में व्यस्त था, या तो नेपोलियन का जो शासन है उसका रूल मान लिए थे, उसके अंडर चले गए थे। ये सारी चीज़ हो रहा था। मतलब लगभग यूरोप में ब्रिटेन को छोड़ के बाकी सारे जगह, सारे हिस्सा नेपोलियन के कंट्रोल में आ गया था। तो नेपोलियन के कंट्रोल में आने के बाद नेपोलियन ने क्या किया, एक कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड लगा दिया। मतलब ब्रिटेन से यूरोप आने के लिए जो ब्लॉकेड रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया था इन्होंने, नेपोलियन ने ऑर्डर किया कि मतलब कोई भी यूरोप के अंदर जो भी देश है जो कि नेपोलियन के अंडर है और जो नेपोलियन के अंडर नहीं है, डायरेक्टली अंडर नहीं है, लेकिन नेपोलियन का जो शासन है उसको मान लिया है, तो उन सारे देशों के लिए उन्होंने ब्रिटेन के साथ ट्रेड करने का जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया। उन्होंने बोला कि ब्रिटेन के साथ यूरोप के बाकी देश कोई ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब दिक्कत ये हुआ ब्रिटिशर्स के लिए, तो अगर वो यूरोप में अपना माल नहीं बेच पा रहा है तो उसको माल बेचने के लिए जगह तो चाहिए। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला तो आप जो भी ब्रिटेन के अंदर जो भी कंपनियां अपना सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है वो अगर यूरोप में माल अपना नहीं बेच पा रहा है तो वो इंडिया जाके अपना माल बेचे। इसीलिए उन्होंने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था बिजनेस के ऊपर इंडिया के अंदर, उसको खींच लिए और इंडिया का मार्केट पूरे के पूरे ब्रिटेन के जो सारे ट्रेडर्स थे उनके लिए ओपन कर दिया। तो आशा करता हूँ कि जो कारण है ये मोनोपोली उठाने की, मतलब मोनोपोली बंद करने के लिए पीछे जो कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली बंद करने के लिए, उसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कारण था वो हम लोगों की समझ में आ गया। एक तो पहला तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और नेपोलियन का यूरोप के साथ ब्रिटेन का जो बिजनेस हो रहा था उसको बंद कर देना। ये सारे कारण के वजह से इंडिया का मार्केट, जो ब्रिटिश इंडिया का मार्केट का जो मोनोपोली था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो तोड़ना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको तोड़ के सारे ट्रेडर्स के लिए, सारे ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए इंडिया का मार्केट ओपन कर दिया। ठीक है, अब इसके वजह से इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट आया? इंडिया के अंदर इम्पैक्ट ये आया कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री ग्रो कर रहा था, जो डेवलप कर रहा था, वो बैडली इम्पैक्टेड हुआ, वो खत्म हो गया। मतलब अगर इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा था छोटे स्केल पे, तो उसका जो दाम है, वो उसका जो वैल्यू है उसका थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, जो कि ब्रिटेन से जो सामान आ रहा था। तो इंडियन कंज्यूमर के लिए जो ब्रिटेन से जो सामान इंडिया के मार्केट में आ रहा था वो सस्ता पड़ रहा था, तो ज़्यादातर लोग वही ब्रिटिश वाला सामान सस्ते में खरीद रहे थे। तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट था, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था, वो धीरे धीरे करके बंद होने लगा, और लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन। और प्रोडक्ट, और एक तो उसका प्रोडक्ट सस्ता भी होता था और क्वालिटी भी उनका इंडियन प्रोडक्ट से थोड़ा सा हाई था, क्योंकि इंडिया उस टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर उस टाइम नहीं आया था। इंडस्ट्री के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया उतना ग्रो उस टाइम नहीं कर पाया था। तो इसीलिए ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आ रहा था वो हाईली क्वालिटी में हाई था, और दूसरा एक तो सस्ता भी था। इसीलिए इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, और इंडियन जो इंडस्ट्री है वो कुड नॉट कॉम्पीट, मतलब वो खत्म ही हो गया, कॉम्पीट ही नहीं कर पाया। ये आया इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया, जो ट्रेड मोनोपोली था वो क्यों खींचा गया, मतलब क्यों बंद किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, बंद करके सिर्फ टी ट्रेड और चाय का बिजनेस में रह गया, और चाइना के साथ बिजनेस का यही मोनोपोली उनके पास रह गया था। बाकी उसका कारण भी हम लोग समझ लिए। तो अब हम आएंगे चार्टर्ड एक्ट 1813 का, जो कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल किसके पास रहा? तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ। ब्रिटिश इंडिया एक्ट में जो भी था, कॉमर्शियल अफेयर कौन देखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 24 लोग का एक ग्रुप था, और बाकी पॉलिटिकल अफेयर्स और सिविल अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स ये सारे देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, जो 6 लोग का एक मेंबर का एक ग्रुप था, जो कि ब्रिटेन में बैठे हुए थे। ठीक है, ये हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये पिट्स में भी जो था, पिट्स इंडिया एक्ट में भी जो था, ये यहाँ पे भी वही रहा। अब आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी कोई खास चेंज नहीं हुआ। जो पिट्स में भी था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो एक मेंबर कम करके 3 मेंबर का हो गया था, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मतलब गवर्नर जनरल के अंडर आता था, और बाकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, और वो लोग बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जो गवर्नर जनरल थे उनको रिपोर्ट करते थे। बाकी वो रिपोर्ट फर्दर फॉरवर्ड हो गया ब्रिटेन में ज़्यादा था। ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर इनके अंडर रहते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे उनके अंडर। अब आएंगे चार्टर्ड एक्ट में सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब कोई भी बिल, कोई भी कानून पास करवानी हो, उसमें क्या क्या होगा, उसमें क्या प्रोसीड्यूर होगा। तो प्रोसीड्यूर वही, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। पिट्स में जो हुआ था, पिट्स में क्या था, अगर कोई बिल पास करवानी हो तो 4 वोट चाहिए होता है, मतलब 4 लोग वोट करता है उसके लिए। 4 में से 3 होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, जो कि गवर्नर जनरल के नीचे उनको हेल्प करने के लिए होता है 3 मेंबर का, और 1 वोट रहता है गवर्नर जनरल का। तो अगर यहाँ पे टाई भी हो जाता है, मतलब 2 वोट, 1 वोट गवर्नर जनरल और 1 वोट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मिला के, एक तरफ 2 वोट हो गया और दूसरी तरफ और 2 वोट हो गया। तो इस टाई का भी अगर सिचुएशन आए तो गवर्नर जनरल के पास एक वीटो पावर होता है, तो वो जो चाहेगा वो होगा। अगर बिल पास करवानी हो तो वो करवा सकता है, अगर रुकवानी है तो वो भी रुक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल का पावर जो ज़्यादा किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको कंटिन्यू किया गया। अब आते हैं प्रोविजनल लेजिस्लेचर में। यहाँ पे भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो भी था, हर एक प्रेसिडेंसी के अंदर, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर एक गवर्नर था, उनके अंडर 3 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। यहाँ पे भी जो वोटिंग सिस्टम था वही 4 वोट चाहिए होता है अगर प्रोविजनल लेवल पे कोई भी कानून पास करवानी हो। उनमें से अगर टाई का सिचुएशन आता है, ड्रॉ का, तब गवर्नर जनरल अपना पावर यूज़ करके उसको पास करवा सकता है। गवर्नर जनरल नहीं, मतलब यहाँ पे जो गवर्नर होता है ये प्रेसिडेंसी का, वो अपना पावर यूज़ करके, वीटो पावर यूज़ करके या तो उसको पास करवा सकता है, उस लॉ को, कानून को, या तो रुकवा भी सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है रेवेन्यू। कैसे चार्टर्ड एक्ट में रेवेन्यू का प्रोविजन हुआ। रेवेन्यू क्या था, जो पिट्स में था कमर्शियल एक्ट, और एक तरीके से एक साइड में कमर्शियल एक्ट को अलग से लिया गया, और रेवेन्यू जो भी सॉल्ट टैक्स था और ब्रिटिश का जो लैंड पोजीशन था उसमें से रेवेन्यू आता गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो रास्ते से रेवेन्यू आता गया, एक कमर्शियल बिजनेस से, दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ब्रिटिश पोजीशन और सॉल्ट टैक्स। ठीक है, तो इन दोनों का अलग कर दिया गया, कमर्शियल टैक्स अलग और रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया और सॉल्ट टैक्स अलग। ठीक है, और ये सारे चीज़ छोड़ के कुछ अलग और भी पॉइंट थे जो चार्टर्ड एक्ट 1813 को अंदर थे, 1313 के अंदर थे, जो भी अलग अलग थोड़ा पॉइंट थे। उसमें से एक पॉइंट ये था कि हर साल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर एजुकेशन के पीछे, एजुकेशन के लिए, इंडियंस के एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया खर्चा करेगा हर साल को। ठीक है, ये एक प्रोविजन था। दूसरा क्या था, इसके पहले 1813 से पहले, चार्टर्ड एक्ट से पहले क्या था, जो कोड बना था इंडिया के अंदर, मतलब जो अर्लियर जो कोड यूज कॉन्फ्लिक्ट इंडियन सब्जेक्ट ओनली, जो कि सिर्फ इंडियन सब्जेक्ट के ऊपर ही काम करता था, जो कि मुस्लिम लॉ, इंडियंस लॉ, हिंदू लॉ। ठीक है, उसी सारे कोड के अंदर अब क्या हो गया, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट कर सकता था, कौन ब्रिटिश जो भी यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट भी है वो भी उसी कोड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, मतलब उसके ऊपर जजमेंट आने का जो प्रोविजन था वो इसमें आ गया। इसके पहले क्या होता था, जो कोर्ट था उसमें बस इंडियन लोगों के जो केसेस है उसके ऊपर जजमेंट आता था, जो हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, या तो इंडियंस लॉ हो गया। तो अब से क्या हो गया, चार्टर्ड एक्ट 1813 के बाद से जो यूरोपियन ब्रिटिश इंडिया के अंदर है उसके ऊपर भी वहाँ पे कोर्ट में केस चल सकता है, ये प्रोविजन आ गया था, ये चार्टर्ड एक्ट 1813 में आ गया था। ठीक है, और चार्टर्ड एक्ट 1813 ने क्या किया, और एक परमिशन दिया किनको, क्रिश्चियन मिशनरीज को, जो कि इंडिया आके अपना धर्म को प्रचार कर सकता था, मतलब क्रिश्चियन जो धर्म है उसको इंडिया के अंदर प्रमोट कर पाएगा, ये प्रोविजन उसमें था। तो आज का जो वीडियो था इतना ही। चार्टर्ड एक्ट 1813 हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम दूसरे जो एक्ट हैं उनको देखेंगे। तो अगर हम लोगों की वीडियो, हम लोगों की कंटेंट, हम लोगों की कोशिश आप लोगों को अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो बेल बटन अगर आपका एक्टिव होके रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,